हेलो बच्चों, आज हम पाठ 6 रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं पढ़ रहे थे अलग अलग आधारों पर। तो लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने धन विद्युती जो तत्व हैं उनके संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। तो धन विद्युत और ऋण विद्युत कब आता है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन पर तो क्या आता है धन, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन पर क्या आता है ऋण विद्युत चिन्ह। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्वों से संयोग करता है ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई भी पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व के साथ में क्या करता है संयोग करता है तो उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे मैग्नीशियम ने क्लोरीन Cl2 क्या है क्लोरीन, क्लोरीन कौन सा है ऋण विद्युती तत्व, क्रिया कही तो बन गया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम के साथ में क्लोरीन क्या हो गया ने क्या कर लिया संयोग कर लिया और क्या बना लिया MgCl2। तो ये अभिक्रिया क्या कहला रही है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। नेक्स्ट वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से ऋण विद्युती तत्व निकलता है अपचयन की क्रिया कहलाती है। तो जुड़ना तो क्या कहलाया ऑक्सीकरण, और जिसमें से ऋण विद्युती तत्व क्या हो जाए निकल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे FeCl3 फेरस क्लोरेट ने जब हाइड्रोजन से क्रिया करी तो बन गया फेरस क्लोराइड FeCl2 + 2H2O, यानी यहाँ पर FeCl3 तीन थे तो Cl3 की जगह कितने रह गए Cl2 रह गए तो क्या बन गया Fe + HCl। तो यहाँ पर क्या बन गया FeCl2, Cl इधर से निकल गया और ये बन गया 2HCl। तो आपके Cl3 किस में चेंज हो गया Cl2 में, यानी इसमें से एक ऋण विद्युती जो इलेक्ट्रॉन का तत्व है वो क्या हो गया है निकल गया, ऋण विद्युती तत्व इसमें से क्या हो गया निकल गया, यानी 3 से कितने रह गए 2 रह गए। इसीलिए कि ऋण विद्युती तत्व का निकलना क्या कहलाई अपचयन की अभिक्रिया कहलाई। तो इस तरह से हमने पढ़ा ऋण विद्युती तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। दोनों में ही हमने किसका एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन क्या है ऋण विद्युती है। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं NaCl का, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2n² 2 8 के हिसाब से। तो उसकी बाहरी कक्ष में कितने रहते हैं 7, तो क्लोरीन होता है वो एक सोडियम से क्या लेता है इलेक्ट्रॉन लेता है और अपनी कक्ष को क्या करता है पूरा करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्लोरीन के एग्जाम्पल से समझ लिया, दोनों में ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना और ऋण विद्युती तत्व का निकलना। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने पर के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को किस प्रकार से समझा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं E- का त्याग करता है तो ऑक्सीकरण कहलाती है। त्याग का मतलब है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो दे रहा है तो वो क्या कहलाता है जो देता है। जैसे आपके पास पैसे हैं आप किसी को दे रहे हो तो आपके ऊपर क्या आपको क्या मिलता जाएगा ब्याज मिलता जाएगा, और आपके ऊपर जो धन विद्युत जो आवेश है वो क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के ऊपर कोई भी आवेश नहीं लगाया हमने, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, त्याग करने से इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा प्लस आवेश, यानी इसको क्या मिल गया ब्याज मिल गया, एक तरह से समझ लो आप। तो मिलते ही इसके ऊपर क्या हो गया प्लस आ गया। इसी तरह से Fe2+ काय में एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर एक इसमें हो गया Fe3+ में, इसके पास एक और आवेश क्या हो गया है बढ़ गया है, तो 2 की जगह कितना आ गया 3। तो सिंपल सी बात है, जब आप दे किसको दे कौन सकता है जिसके पास खुद के पास ज़्यादा हो। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप किसी को उधार दे सकते हो, और उधार देने से आपको क्या मिलता है ब्याज भी मिलता है। बैंक में भी जैसे आप ज़्यादा पैसे तो बैंक भी क्या देती है ब्याज देती है, तो ब्याज देने से क्या होता जाता है जो आवेश होते जाते हैं वो क्या होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई आवेश नहीं था, एक इसने दे दिया तो इस पर प्लस आवेश आ गया, या 2 थे और दे दिया तो कितने हो गए 2 की जगह कितने हो गए 3 हो गए।
तो ये है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और अपचयन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें तत्व, परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाती है, अपचयन। ग्रहण करने का मतलब जब आप किसी से चीज़ ले रहे हो आप, तो आपके ऊपर कर्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे ये Cl, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहाँ पर आ गया ऋण। ऋण का मतलब होता है कर्ज, तो यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से Mg+2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब इसके पास थे तो 2 लेने के बाद ये क्या कर देगा, लौटा भी सकता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया, नहीं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या रह गया, मैग्नीशियम रह गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। अब ये दोनों अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, ये अर्ध अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अर्ध अभिक्रिया मतलब क्या है कि जैसे आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो साथ में लेने वाला भी होना चाहिए, तो एक देगा तो दूसरा उसको क्या करेगा, लेगा। तो अर्ध का मतलब है आधा तो अपचयन हो रहा है और आधी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, अर्ध अभिक्रिया। एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या करा जाता है, ग्रहण। जैसे भाई आप हाथ बढ़ाकर किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो देने के लिए लेने वाला सामने होना चाहिए, तो एक त्याग रहा है तो दूसरा उसको क्या कर रहा है, ले रहा है। इससे एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, इसीलिए इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकृत और अपचयन साथ साथ चलती है, यानी एक ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ चलती हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ में आप इसको समझाइए। अब जैसे ये Zn है, जिंक, ये वाली अभिक्रिया मैं आपको पीछे भी समझा चुकी हूँ। विस्थापन अभिक्रिया में कि जो ज़्यादा सक्रिय होता है वो कम सक्रिय को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, अपनी जगह से क्या कर देता है, हटा देता है। तो वही अभिक्रिया हम यहाँ समझ रहे हैं। Zn जिंक ने किससे करी, कॉपर सल्फेट से, तो क्या बन गया, ZnSO4+U। जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ पर आपको एरो करके दर्शाना पड़ेगा कि किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। तो Zn जो है वो SO4 के साथ में आकर क्या हो गया, जुड़ गया, तो Zn का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कॉपर क्या हो गया, निकल गया, तो कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। तो जब भी इस तरह की आप अभिक्रिया लिखेंगे तो आपको इस तरह से एरो लगा के बताना पड़ेगा रेडॉक्स अभिक्रिया में कि किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो ये थी आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करी तो बन गया नमक NaCl, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और क्या बन गया, जल बन गया। तो ये अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। फिर मैंने आपको बताया था कि अम्लीय लवण और क्षारीय लवण भी बनते हैं। यह अभिक्रिया भी 2 प्रकार से होती है कि एक तो या तो प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, या प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। तो आपको pH पीछे पढ़ाया कि pH का पॉइंट था 0 से 14 तक, उसमें 7 को क्या बताया था, उदासीन, और 0 से 7 तक का माध्यम क्या बताया था, अम्लीय, और 7 से 14 का क्या बताया था, क्षारीय बताया था। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो विलयन की pH कितनी होती है, 7। उदासीन, बिल्कुल मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के करैक्टर को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो 7 होती है। लेकिन जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करते हैं तो विलयन की pH 7 से क्या होती है, कम होती है। तो ऐसा लवण कौन सा कहलाता है, अम्लीय लवण। ये हम सारा 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो विलयन की pH 7 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी ऐसा जो लवण बन रहा है वो कौन सा कहलाता है, क्षारीय लवण कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि pH 7 कब होगी, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेंगे। इसका एग्जाम्पल ये है, बाकी जो ये एग्जाम्पल है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, ये जितनी भी सभी क्रियाएं ये हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं सारी। तो केवल आपको याद रखनी है कि जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो pH कितनी होगी, 7।
जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार करेंगे तो पीएच 7 से क्या होगी, कम होगी, और कौन सा लवण बनेगा, अम्लीय लवण। और जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो पीएच 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इस तरह बनने वाला जो लवण होगा वो क्या होगा, क्षारीय लवण होगा। तो इस तरह से आज हमने ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा। उसके बाद में हमने कौन सी पढ़ी, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी, और लास्ट में कौन सी पढ़ी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस तरह से ये सारी जितनी भी आपको ब्लैक बोर्ड पे नज़र आ रही हैं, इन सबको अपनी नोट्स कॉपी में आपको लिखना है, और होमवर्क कॉपी में आपको करना है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 2, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाइए। ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है और बाकी सारे को नोट्स कॉपी में उतारना है। अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।